शब्द कलरव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कई बार चेतनात्मक तौर पर मुझे लगता है कि मनुष्य कितना विचित्र प्राणी है। अपने में प्रसन्न होते हुए भी वर्तमान से ओझल हो, अनवरत नए तलाश के आकर्षण से जूझता रहता है। निस्संदेह नए सतरंगी स्वप्न, नव्य तलाश ही मानवीय जीवन को ऊर्जित करती है। ऐसी ही ऊर्जा की तलाश में कवि या कवित्री अपने आंतरिक भावों के साथ साथ छंद, लय, ताल, तुकबंदी की गिरा पकड़ इहलोक से उहलोक तक विचरते हुए लालित्य सर्जन करते हैं। लेकिन सब बंधनों से मुक्त गद्य लेखक की आजादी की उद्विग्नता को आत्म मंथन का अवसर दे उसे यथार्थ के धरातल पर टिकाए रखता है। ऐसे ही एक उद्विग्न तलाश में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने 1972 में अपनी कालजयी कृति मेरा परिवार संस्मरण संग्रह में गिल्लू को रचा। महादेवी जी ने गिल्लू पात्र की रचना क्यों की? लेखिका को एक समय के पश्चात गिल्लू की तलाश क्यों हुई और तलाश की पूर्ति के बाद क्या महादेवी जी ने अनुभव किया? आइए इन्हीं सारे प्रश्नों के साथ सुनते हैं संस्मरण गिल्लू। सुबह सुबह काऊ काऊ शुरू हो गया। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित हमारे बिचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को अपने आने का मधुर संदेश इन्हें कर्कश काव काव में ही देना पड़ता है। लेखिका का काक पुराण अभी चल ही रहा था कि अचानक लेखिका का ध्यान गमले के पास आहत एक लघु जीव पर जाता है, जिस पर कौवे प्रहार कर उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। नन्हे जीव का बच पाना मुश्किल था, क्योंकि प्रहार से उसका पूरा शरीर चोटिल हो गया था। इतनी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिलने के बाद भी लेखिका हार नहीं मानती और उसे अपने घर लेकर आती हैं। उसकी देखरेख शुरू हो जाती है। फलता वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। संस्मरण में लेखिका कहती है, कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे नन्हे पंजों से पकड़कर नीले नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास के उपरांत उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। चंचल नटखट लघु जीव का नाम मैंने रखा गिल्लू। अपने स्नेहिल स्वभाव के चलते महादेवी जी के साथ छोटा गिल्लू शीघ्र ही घुल मिलकर अपना सा बन गया। अब नन्हे जीव की सुरक्षा ही सबसे बड़ा प्रश्न था महादेवी जी के सम्मुख। अतः उन्होंने बड़े ही मन से उसका घर अपनी ही खिड़की पर एक फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर एक तार की मदद से तैयार कर टांग दिया, जिसमें नटखट गिल्लू बैठकर मजे लेता था। लेखिका कहती है, वह खुद से ही अपने इस घर को झुलाता और झूलने के मजे लेता और अपनी बड़ी बड़ी कंचों वाली आंखों से न जाने क्या बाहर ढूंढता रहता। शायद बाहर की दुनिया उसे लुभा रही थी। कुछ अंतराल के बाद नटखट गिल्लू का जीवन बदलने लगा। प्रथम वसंत के उसके जीवन में आगमन की दस्तक से
लेखिका के कमरे में नीम चमेली की खुशबू धीरे धीरे फैलने लगी। बाहर की गिलहरियां उसकी खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगी, जिसके कारण कंचों वाली अपनी सुंदर आंखों से गिल्लू खिड़की से बाहर झांकता और यूं मुद्रा बनाता मानो सब समझ रहा हो। इसे देख अनुभवी लेखिका ने उसकी जाली का कोना खोल उसे आजादी दे दी और उसने भी मुक्ति की सांस में गिलहरियों के साथ फुदकना कूदना शुरू किया, कभी इस डाली तो कभी उस डाली। आखिरकार गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता बन आगे आगे चलने लगा और बाकी गिलहरियां उसके पीछे पीछे। चंचल गिल्लू से महादेवी वर्मा को अत्यधिक स्नेह और प्रेम था। वह अक्सर लेखिका के कक्ष में आते ही तुरंत कमरे में खिड़की से प्रवेश कर उन पर कूदने फांदने लगता था। अक्सर गिल्लू सोनजोही पौधे की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था और जब लेखिका उसके नजदीक पहुंचती थी तो वह उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। यद्यपि लेखिका को उसकी चंचलता की प्रतीक्षा होती थी, फिर भी उसकी चंचलता को नियंत्रित करने के लिए कई बार वह गिल्लू को एक लंबे लिफाफे में इस तरह से बंद कर देती थी कि सिर तथा अगले 2 पंजे बाहर और पूरा शरीर लिफाफे में। वहां से गिल्लू लेखिका को बैठकर एक टक टुकुर टुकुर देखता रहता था। महादेवी जी के साथ गिल्लू इतना हिल मिल गया था कि उनकी थाली में ही भोजन करता था। महादेवी जी के शब्दों में, मैं जैसे ही खाने के लिए कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा फांदते हुए मेज पर पहुंच जाता। उसने मेरी थाली में बैठना सीखा, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेखिका की आत्मीयता के कारण ही उनकी अनुपस्थिति में गिल्लू इतना उदास हो जाता था कि उसका खाना पीना सब छूट जाता था, चाहे उसका प्रिय काजू बिस्किट ही क्यों न दिया जाए। दिनों दिन लेखिका और गिल्लू के बीच प्रगाढ़ता स्नेह बढ़ता ही गया। गिल्लू महादेवी वर्मा जी का पूरा ध्यान रखता था। लेखिका संस्मरण में कहती हैं, एक बार मेरी बीमार पड़ने पर वह तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहा कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगा। लेकिन काल का क्रूर पंछी किसी को नहीं छोड़ता। कुदरत अपने प्राकृतिक नियम से शनैः शनैः चलती रहती है। आने वालों को जाना ही पड़ता है। क्योंकि गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्षों का ही होता है, इसीलिए गिल्लू जल्दी ही अपना जीवन काल पूरा कर सबको अलविदा कह गया। महादेवी जी कहती हैं, रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे ठंडे हो रहे थे, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और के जीवन को जगाने के लिए सो गया। सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुता का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूलों में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मित्रों, संस्मरण में लेखिका कभी सोनजोही की स्वर्णिम कलियों की तलाश में थी। तब नन्हा जीव गिल्लू उनके पास होते हुए भी धूमिल था, परंतु आज जूही की कलियों के समक्ष लेखिका को
उस छोटे नन्हे लघु जीव की खोज है। लेखिका को आस थी कि एक दिन गिल्लू पीली कली के रूप में खिलकर उन्हें हमेशा की तरह चौंका देगा। वास्तव में यह संग्रह मानवीयतर प्राणियों के लिए करुणा, प्रेम और आत्मीयता, मानवीय संवेदना की सूक्ष्मतर अनुभूतियों से ओतप्रोत है। असल में लेखिका ने अपने घर में पल रहे जानवरों को अपना बच्चा समझकर माँ के समान अपना ममत्व लुटाया। उनकी शैशवावस्था से लेकर यौवन और फिर जीवन के अंतिम समय तक भी पूरी तरह से साथ रहना, उनके सुख दुख को समझना और अपने हृदय में उनकी यादों को अमर रखना माँ जैसा ही है। तभी तो उनके लिखे हर पात्र न केवल मर्म मोहक हैं, बल्कि हमारी आंखों के सामने शब्द शब्द, पंक्ति पंक्ति में सजीव हो उठते हैं, जीवंत हो उठते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद जोशी जी ने महियसी कवयित्री के संस्मरण मेरा परिवार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था। उन्होंने अत्यंत विनयवश अपनी कृति को मेरा परिवार नाम दिया। वास्तविकता यह है कि महाप्राणशील कवयित्री का परिवार बहुत विशाल है, कल्पनातीत रूप से विशाल। करो काह मुख एक प्रशंसा, करो काह मुख एक प्रशंसा। महादेवी के शब्द चित्रण अनेक दृष्टिकोणों से प्रशंसा की अतिशयोक्ति की सीमा को भी पार कर जाते हैं। इसी के साथ मैं सरोज मिश्रा आप सभी को शब्द कलरव से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।